सीमा, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या बात है? जी, दुकान से राशन लेने गई थी, मगर उन्होंने हाथ खाली लौटा दिया। कह रहे थे पहले का उधार चुकाओ फिर कुछ मिलेगा। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। इस महीने से हाथ में एक पैसा तक नहीं आया, शायद उसी वजह से उन्होंने रोक दिया। मगर तू चिंता मत कर, मैं खुद जाकर कह दूंगा कि उधार जल्दी ही चुका दूंगा। बेटा, कितनी मुसीबतें सहनी पड़ रही हैं तुझे। दिन रात मेहनत करके भी चैन नहीं मिलता, और उधर एक तेरा भाई है जिसने भाई का रिश्ता ही भुला दिया। सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली, तेरे हिस्से में कुछ छोड़ा ही नहीं। माँ, जाने दो इन बातों को। अब भैया खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जी, हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। थोड़ी बहुत रात की बची रोटियां हैं, वही गर्म कर देती हूँ। रमेश की जिंदगी हमेशा इतनी मुश्किल नहीं थी। सब कुछ तब बदला जब उसके बड़े भाई बलदेव ने जमीन घर अपने नाम कर लिए। तभी से उसके दिन तंगहाली में गुजरने लगे। अच्छा ही किया जी, सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली। और वो बुढ़िया भी किस काम की थी, उसे घर से निकाल फेंका। बहुत ठीक किया आपने। अब न बोझ है न बंटवारा, सब कुछ सिर्फ हमारा है। अब चाहे रोए या गिरे हमें क्या, सब कुछ मेरे नाम पर है। खेत हो या घर, अब उनकी कोई हैसियत नहीं। रमेश उस सबका कभी लायक था ही नहीं। वो तो बचपन से ही बेवकूफ है। गरीबी उसके लिए ठीक है, बस वही उसकी औकात है। सुनो जी, एक बात कहूँ, ये जो तुमने रमेश को हमारे खेत में काम करने दिया है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कहीं कल को धोखे से वही कागज पत्तर अपने नाम करवा ले तो। मैं तो कहती हूँ तुरंत निकालो उसे खेत से। काम करे तो कहीं और जाकर, हमारी जमीन पर नहीं। अरे कमला, वो बेवकूफ है, बस हल चला सकता है, दिमाग कहाँ से लाएगा। धोखा देने की औकात उसमें नहीं। जितनी मेहनत करवानी है करवा लो, आखिरकार सब तो हमारे नाम ही लिखा है। देखो जी, ठीक कह रही हूं मैं। उस बेवकूफ को हमारे खेत के काम में क्यों लगाए बैठे हो? कल को अगर चाल चलकर अपने नाम करने की सोचे तो बेहतर है अभी से निकाल दो उसे हमारे खेत के काम से। तो ठीक कहती है कमला। उस बेवकूफ को हमारे खेत में रखने का कोई फायदा नहीं। कल ही निकाल दूंगा उसे काम से, यही सही होगा, वरना कल को और भी सर चढ़ जाएगा। ओए, कल से तू खेत में पैर मत धरियो, तेरे बस का काम है ही ना। हाथ पांव चलाने की बजाय बस आलस ही करता है तू। और सुन ले, अब खेत में इतना काम बचा ही नहीं कि तेरे झमेलों को झेल सकूं। जा अपने रास्ते देख, यहां मत आना। भैया, लेकिन कल तक तो आप ही कह रहे थे कि इस महीने बहुत काम रहेगा, तो फिर आज अचानक जाने को क्यों कह रहे हो? अरे मैंने कह दिया ना, कल से मत आना मतलब मत आना तू। अब एक लफ्ज और नहीं सुनना है मुझे। हे भगवान, आज तो रोजी रोटी का सहारा ही छिन गया। अब घर कैसे चलेगा? सीमा को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? दिन रात मेहनत करता रहा, फिर भी हाथ खाली ही रहे। लगता है जिंदगी हर रोज एक नई परीक्षा ले रही है। माँ जी, इस बार मेले में तो मजा ही आ जाएगा। सोच रही हूँ आप और मैं साथ में बल्लू की दुकान पर चले। वहां की गर्मा गर्म जलेबी याद है आपको? कितना कुरकुरी और रस से भरी होती है। हाँ बहू, क्यों नहीं याद होगी। पिछले साल तेरे ससुर जी भी वहीं से जिद करके जलेबी लाए थे। बस इस बार तो मैं तुझसे ही कहने वाली थी कि मुझे उसी दुकान पर ले चलना। तो ठान लिया माँ जी, इस बार जलेबी की थाल हम दोनों ही मिलकर खत्म करेंगे। रमेश थका हारा घर में आता है। उसके चेहरे पर चिंता और उदासी झलक रही है। अरे बेटा, आज तो जल्दी आ गया तू। क्या हुआ? खेत में आज काम कुछ हल्का था क्या?
हर रोज तो देर रात तक पसीना बहाता है और आज यूं ही थका हारा जल्दी घर लौट आया। कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? हाँ जी, सच बताइए, कुछ हुआ है क्या? आपका चेहरा बड़ा उतरा उतरा सा लग रहा है। कहीं खेत पर किसी से कहा सुनी तो नहीं हो गई? भैया, बलदेव ने साफ कह दिया, अब मेरे लिए खेत में कोई जगह नहीं। सब कुछ उनका है, खेत भी, घर भी। और मैं तो जैसे उनके लिए बोझ बन गया हूं। मां, सोचता हूं अब चूल्हा कैसे जलेगा। और सीमा, तेरे हाथों में रोटी का आटा कहां से आएगा? मेरे हिस्से में तो शायद मेहनत ही बची थी, पर अब वो भी छीन ली गई। पहले तो उन्होंने तेरे बाप दादा की जमीन, घर और खेत सब अपने नाम लिखवा लिए। अब तो तुझे तेरे ही खेत से काम करने से भी निकाल दिया बेटा। कैसा वक्त आ गया है। जी, खेत तो कब के छिन गए थे, वो तो सह लिया, पर अब जब उन्होंने काम से भी निकाल दिया, सच में बहुत अन्याय किया है। पर आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं। बेटा, हिम्मत मत हार। दौलत उनके पास होगी, पर तेरे पास मेहनत है, ईमान है। मेहनत करने वाले को भगवान कभी खाली नहीं छोड़ते। मां, खेत से निकाला है तो क्या हुआ? मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं दूसरा काम ढूंढूंगा, अपने घर के लिए, आप सबके लिए। इतनी मुश्किल हालात में भी रमेश ने हार नहीं मानी। अच्छा किया हमने रमेश को निकाल दिया खेत से। बेचारा बस हल चलाना जानता है और कुछ नहीं आता उसे। हमारे काम के काबिल ही कहाँ था वो। बिल्कुल सही कहती हो कमला। ऐसे बेवकूफ को ज्यादा सर चढ़ाना ठीक नहीं। हमारा नाम, हमारी हैसियत सब अलग है, और वो गरीब है तो गरीब ही अच्छा है। हमारे बराबर आने लायक कभी था ही नहीं। आज ही नया काम ढूंढूंगा। काम एक ना एक तो मिलेगा ही, और जब तक सांस है मैं हिम्मत से पीछे नहीं हटूंगा। अरे रमेश, आज खेत पे नहीं गए क्या? क्या बात है भाई? ऐसे गली कूचों में घूम रहे हो, कहीं सैर करने निकले हो क्या? नहीं रघु भैया, घूमने तो मैं निकला ही नहीं। असल में अब तो काम ही छूट गया है मेरे हाथ से। आज तो निकला हूं कोई और काम ढूंढने। अरे रमेश, ये तो बहुत बुरा हुआ रे भाई। मगर तू हिम्मत मत हार। तू क्यों ना अपनी ही कोई छोटी सी दुकान खोल ले। तेरी मेहनत और ईमानदारी से दुकान भी जरूर चलेगी। रघु भैया, दुकान की बात तो ठीक कह रहे हो आप, पर मुझे तो खुद नहीं मालूम दुकान कैसे चलाते हैं। नहीं मेरे पास इतने पैसे हैं कि शुरू कर सकूं। अरे रमेश, पैसों की चिंता मत कर। तेरे पिताजी का बड़ा एहसान था मुझ पर। उनकी खातिर ही सही ये दुकान खोलना मेरा फर्ज है। समझ ले, तेरी दुकान आज से शुरू हो गई। रघु की मदद से रमेश के दिल में फिर से उम्मीद की किरण जाग उठी। रमेश ने माँ और पत्नी को बताया कि वो दुकान खोलने वाला है और इसमें उसकी मदद रघु भैया कर रहे हैं। रघु की मदद से रमेश ने अपनी छोटी सी दुकान खोली। शुरू में दुकान साधारण थी, पर उसकी ईमानदारी और मेहनत ने धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। आज वही दुकान गांव की सबसे रौनक भरी जगह बन गई है। सुबह से शाम तक ग्राहक आते जाते रहते हैं और रमेश की आंखों में अब मायूसी नहीं बल्कि आत्मविश्वास और खुशी झलकती है। सीमा, भगवान की दुआ और तुम्हारे साथ की वजह से दुकान का काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी सब ठीक हो जाएगा, पर देखो मेहनत और सच्चाई रंग ला रही है। आज सच में लग रहा है कि हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है। जब आप कहते हो कि हमारी दुकान अच्छी चल रही है तो मेरा दिल भर आता है। हमने कितनी मुश्किलें देखी हैं, कितनी रातें बिना नींद के गुजारी हैं, मगर आज भगवान की दुआ और आपकी मेहनत से सब बदलता सा लग रहा है। जी, अब तो मुझे यकीन हो चला है कि हमारे घर में फिर से खुशियां लौटेंगी। सीमा, ये सब भगवान की दुआ तो है ही, पर सबसे बड़ी बात ये सब रघु भैया की वजह से मुमकिन हुआ है। उन्होंने सिर्फ मेरा सहारा नहीं दिया, बल्कि मुझे गिरने से भी बचा लिया। इतना बड़ा उपकार किया है कि जिंदगी भर
उनका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। सीमा, माँ बाहर गई क्या? दिखाई नहीं दे रही। अभी अभी मंदिर से आई हूँ बेटा। भगवान से तेरे लिए दुआ मांगी है। तू बस मन लगाकर अपने काम पर ध्यान दे। भगवान हमेशा तेरे साथ हैं। रमेश का वक्त संवरने लगा था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन बलदेव पर बुरा समय टूट पड़ा। खेतों की फसल बार बार चौपट हो रही थी। पानी की कमी और कीड़ों ने सब बर्बाद कर दिया। ऊपर से सिर पर पुराने कर्ज का बोझ। बलदेव का जीवन अब कठिनाइयों के अंधेरे में डूबने लगा। मालिक, हालात बुरे हैं। पानी तो मिल ही नहीं रहा। ऊपर से जो थोड़ी बहुत फसल ठीक थी उसे भी कीड़े खा गए। अब तो समझ नहीं आता क्या करेंगे। कर्जे तो पहले ही सिर पर हैं और अब फसल भी साथ नहीं दे रही। पानी की कमी, ऊपर से मेहनताने का बोझ, सब कुछ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब तो लगता है सहारा सिर्फ जमींदार से ही लेना पड़ेगा। हे राम, कब तक ये कर्ज का बोझ ढोऊंगा मैं? खेत बंजर हो गए, घर में अन्न का दाना तक नहीं बचा। अब फिर उसी जमींदार के आगे हाथ फैलाने जा रहा हूं। कितनी बार वही दरवाजा खटखटाऊंगा। अरे बलदेव, फिर मेरे दरवाजे पर? पिछला हिसाब तो अब तक चुकाया नहीं और अब नया बोझ लेकर आ गए। सोच लो, कर्ज लेना आसान है मगर चुकाना बहुत मुश्किल। बोलो, इस बार कौन सी मुसीबत है? जमींदार जी, हालात बहुत बिगड़ गए हैं। खेत की फसल तो समय से पहले ही बर्बाद हो गई। पानी का इंतजाम भी नहीं हो पाया। मजदूरों का मेहनताना देना है, घर का खर्च अलग, और अब तो व्यापारियों का भी कर्ज सिर पर चढ़ गया है। जहां देखो उधारी ही उधारी है। अब आप ही आखिरी सहारा बचे हैं, इसलिए आपके दरवाजे पर चला आया हूं। अरे बलदेव, तेरे सिर पर तो पहले ही कर्ज का पहाड़ चढ़ा हुआ है। अब और रुपए चाहिए तुझे? देख, इतनी बड़ी रकम मैं यूं ही नहीं दे सकता। अगर सच में लेना है तो अपनी जमीन और खेत के कागज मेरे हवाले कर, फिर ही उधार मिलेगा। और सुन ले, ये पैसा भी यूं ही नहीं होगा, उस पर ब्याज चढ़ेगा, और ब्याज भी छोटा मोटा नहीं, समझा तू? जमींदार साहब, कागज अभी मेरे पास नहीं है। कल सुबह ही ले आऊंगा आपके पास। बस मेरी गुजारिश है कि उसी वक्त आप पैसे भी दे दीजिएगा। हालात ऐसे हैं कि अब एक पल की भी देर मेरे लिए भारी पड़ जाएगी। ठीक है बलदेव, कल सुबह जैसे ही कागज मेरे हाथों में दोगे वैसे ही रुपए तुम्हारे हाथ में होंगे। लेकिन याद रखना, अगर वक्त पर ना पहुंचे तो फिर बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। जमींदार के घर से लौटने के बाद बलदेव भारी कदमों से अपने घर पहुंचा। चेहरा थका हुआ था, आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। घर पहुंचकर उसने सारी बातें कमला को बताई। ये कैसा समय आ गया है हमारे जीवन में। खेत तो पहले ही बर्बाद हो रहे हैं और अब जमीन के कागज भी गिरवी रखने की नौबत आ गई। यही जमीन तो हमारी पहचान है, हमारी इज्जत है। अगर ये भी हाथ से निकल गई तो हमारे जीने का सहारा ही छिन जाएगा। कमला, मैं जानता हूं जमीन ही हमारी आखिरी उम्मीद है, पर हालात ने मुझे बेबस कर दिया है। कर्ज चुकाने और लोगों का मुंह बंद रखने के लिए अब यही रास्ता बचा है। यकीन मानो, ये मुश्किल दिन भी गुजर जाएंगे। बस कुछ ही दिनों की बात है। पैसे चुका देंगे और जमीन भी फिर से हमारे हाथों में होगी। तुम बस थोड़ी हिम्मत रखो। बलदेव ने कमला को हिम्मत दी और अगले ही दिन सुबह अपनी जमीन के कागज जमींदार को सौंप दिए। ब्याज पर पैसे ले लिए और 7 दिन में लौटा देने का वादा किया। उधर उसी गांव के दूसरे कोने में रमेश की दुकान दिन ब दिन चमकने लगी। कारोबार इतना बढ़ा कि रमेश ने अपने परिवार के लिए दूसरा बड़ा घर भी ले लिया। किस्मत जैसे उसके हर कदम पर साथ चल रही थी। जी, इस नए घर की चौखट पर कदम रखते ही दिल कांप उठा। कितने बरस किराए के कमरों में भटके, दूसरों की बातें सुनी। कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी छत होगी। आज ये 4 दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये हमारे संघर्ष की गवाही है।
अब कोई ताने नहीं देगा, न किसी पर बोझ बनना पड़ेगा। ये घर हमारी मेहनत और आपकी लगन का सबसे बड़ा इनाम है। घर तो सच में बहुत अच्छा है। दीवारें नहीं हैं, आंगन भी बड़ा है, सब कुछ अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक लगता है। लेकिन न जाने क्यों दिल के किसी कोने में अब भी खालीपन है। काश भैया और भाभी हमारे साथ रहते तो इस घर की रौनक और भी बढ़ जाती। तभी तो लगता कि हमारा परिवार सच में पूरा है और हम सब मिलकर हर पल को जी पाते। नए घर की हर चीज नई और सुंदर थी, लेकिन रमेश के दिल में खालीपन था। काश भैया और भाभी भी साथ होते, तब ये खुशी सच में पूरी लगती। न जाने बलदेव को किस चीज की इतनी लालच हो गई है, पर चाहे कुछ भी हो, वो है तो मेरा बड़ा बेटा ही। मेरा मन तो बस यही चाहता है कि बलदेव और उसकी बहू भी इसी छत के नीचे हमारे साथ रहें। बेटा, ये नया घर बड़ा है, खूब रौनक है इसमें, पर परिवार बिखर कर रहे तो ये रौनक किस काम की। सच कहूं तो घर की असली पहचान तो तब होती है जब सब एक साथ हों। बेटे, बहुएं, माँ, सब मिलकर हंसें, रोएं, जिए। तेरी मेहनत में हमें यहाँ तक पहुँचाया है, पर मेरी आंखें अब भी उस दिन की राह देख रही हैं जब हम सब एक ही चौखट में, एक ही आंगन में साथ बैठकर रोटी तोड़े। माँ की बातें सुनकर रमेश का दिल भर आया। उसे भी लगने लगा अगर सब साथ रहते तो ये घर सच में घर कहलाता। मंगू भाई, बलदेव ने तो अपने भाई का भी ख्याल नहीं रखा। जमीन सब अपने नाम कर ली, ऊपर से खेत की फसल बर्बाद और कर्ज भी बढ़ गया। और रमेश, नया घर तो लिया, लेकिन दिल से अधूरा है। लगता है जैसे कुछ कमी हमेशा बनी रहेगी। सच में मेहनत और लालच में फंसे बलदेव और अपने परिवार की कमी महसूस करता रमेश, दोनों की जिंदगी अलग राहों पर है। समय पूरे हो गए और आज बलदेव के लिए वो दिन आ गया जब उसे जमींदार के पास जाकर कर्ज चुकाना था। सिर पर बोझ भारी था और दिल में बेचैनी थी। जी, आज ही तो दिन है जमींदार को पैसे लौटाने का, पर इंतजाम तो कहीं से हुआ ही नहीं। सोचती हूं अब अगर रुपए ना पहुंचे तो हमारा घर, हमारा खेत, सब कुछ छिन जाएगा। कमला जितना भी भाग दौड़ की, पर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। दिल में डर है कि कहीं जमीन खेत सब हाथ से ना निकल जाए, पर हिम्मत तो रखनी ही होगी। मैं आज ही जाकर जमींदार से हाथ जोड़कर कहूंगा कि हमें कुछ दिन और मोहलत दे दे और हमें संभलने का थोड़ा वक्त मिल जाए। बलदेव मन ही मन टूट चुका था, मगर हिम्मत जुटाकर वो एक दिन की मोहलत मांगने जमींदार के पास जाएगा। वहीं दूसरी ओर रमेश को भी अपने भाई की हालत का पता चला। काश कुछ दिन की मोहलत और मिल जाए तो शायद कोई हल निकल आए। जमींदार जी, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। हालात ऐसे बन पड़े कि चाहकर भी कुछ न कर सका। बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं अपना कर्ज चुका दूंगा, यही मेरा वादा है। अरे बलदेव, वक्त किस बात का मांग रहे हो? तुमने तो अपने पैसे चुका दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही पूरा हिसाब बराबर हो गया। अब तुम्हें किसी फिक्र की जरूरत नहीं। पैसे चुका दिए? कब चुका दिए जमींदार जी? मैंने तो अभी तक एक भी रुपया नहीं दिया। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले किसने पैसे दिए? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी थोड़ी देर पहले ही तेरे छोटे भाई रमेश आया था, पूरा पैसा चुका गया है। और सुन, तेरी जमीन के कागज भी यहीं छोड़ गया। बोला ये कागज मैं नहीं लूंगा, भैया को ही देना। जमींदार की बात सुनकर बलदेव एकदम निशब्द रह गया। दिल कांप उठा, आंखें भर आईं। मन ही मन सोचने लगा, इतना बुरा किया मैंने रमेश के साथ, फिर भी वो मेरी इतनी चिंता करता है। घर पहुंचते ही उसने कमला को सब बातें बताईं और फिर दोनों मिलकर रमेश के घर की ओर निकल पड़े।
रमेश, मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया। तेरे हिस्से की जमीन छीनी, तेरे अधिकार छीन लिए, तुझसे ऐसा व्यवहार किया जैसे तू मेरा भाई नहीं, कोई पराया हो। हर पल तुझे दुख ही दिया। भैया ऐसा मत बोलो आप। नहीं रमेश, बोलने दे मुझे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। तेरे हिस्से की जमीन छीनी, तेरा हक मारा, तेरे सपनों तक को कुचल डाला। और आज देख, जब मेरा सब कुछ डूबने लगा तब भी तू ही मेरे लिए खड़ा है। गलती सिर्फ इनकी नहीं थी, मैंने भी आप सबसे कटु बातें कही। आपसे भी क्षमा चाहती हूँ, मुझे भी माफ कर दो। और माँ, आपसे भी माफी चाहता हूँ। आपने तो हमेशा हमें एक रखने की सीख दी थी, मगर मैंने ही उस सीख को भुला दिया। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आप भी मुझे माफ कर दो। बस अब और कुछ मत सोचो बेटा, अब हम सब साथ रहेंगे, प्यार और खुशियों के साथ। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। बलदेव को और उसकी पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सब साथ साथ रहने लगे और जैसे कहते हैं, अंत भला तो सब भला।